नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो आपकी न्यूज होती है वो आपके सारे लीडिंग सोर्सेज से कलेक्ट की जाती हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराई जाती हैं, जो आपके लिए सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी, जिसका लाभ आप स्वयं एग्जाम हॉल में अनुभव करेंगे। मैं ये डेली एश्योर करता हूं आप लोगों को। और आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्पेसिफिक चैनल है @ऑफ ऑनली करंट अफेयर्स के नाम से, चैनल के नाम से ही है, अगर उसे आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, वो वहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और आज की फर्स्ट न्यूज को देखेंगे हम लोग। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है आपका स्लोवाकिया हैज ऑर्डर्ड टू कंडक्ट कोविड टेस्ट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है ना, तो इंटरनेशनल जो आपके स्टैंडर्ड्स है, कंपैरेटिव जो आपके हम देखते हैं एक देश से दूसरे देश की नीति को जो हम क्या करते हैं वहां पर संदर्भित करते हैं, कंपेयर करते हैं, जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं। नॉर्मल सी न्यूज है, एज एन एग्जांपल हम इस चीज को यूज कर सकते हैं कि अभी स्लोवाकिया ने अपने पूरे देश की जनसंख्या के कोविड परीक्षण के लिए तैयारियां की है, वहां पर ऑर्डर दिया है और सेना और पुलिस और जो उनके हेल्थ वर्कर्स हैं उन सबको मिला के कोविड टेस्ट के लिए पूरी की पूरी जो वो अपनी फोर्स जो रेडी करेंगे और वो विश्व के ऐसे पहले देश बनने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जनसंख्या का कोविड टेस्ट कराने का निर्णय लिया है। ठीक है ना, तो ये तो आपका रेफरेंस हो गया। अब इसमें से हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो देख लेना है। ठीक है ना, तो स्लोवाकिया जो है आपका, वो आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है, ईयू का, और इंपॉर्टेंट आपका बाल्टिक कंट्री है। और उसने जो है पूरे देश में 45,000 जो उनके हेल्थ वर्कर्स हैं, सेना है और पुलिस है, उनकी तैनाती करके कोविड टेस्ट के लिए तैनाती शुरू कर दी है। तो ये नहीं याद करना है कि कितना जो है उन्होंने अपने टोटल वर्कर्स को यूज किया है और क्या यूज कर रहे हैं। हालांकि ये देखना है कि किस तरीके से हेल्थ वर्कर्स, पुलिस और मिलिट्री वगैरह का यूज, आर्मी का यूज करके वो एंश्योर कर रहे हैं कि भैया हमारे पूरे देश में हम कोविड का टेस्ट तो कराएं, उसके बाद तो हम कोई मेजर उठाएंगे। ठीक है ना, तो दीज हेल्थ वर्कर्स एंड द आर्मी विल एंश्योर देयर रोल इन द वॉर अगेंस्ट कोरोना इन द कंट्री। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद आप देखेंगे ये जो आपके हेल्थ वर्कर्स, आर्मी और पुलिस है, शुड रीच ईच एंड एवरी हाउस, मतलब हर एक घर को वहां तक जो है उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है ना। ये जो आपकी पूरी की पूरी उन्होंने फोर्स की तैनाती की है, तो उनका जो ध्येय है वो हर घर जाके प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति का टेस्ट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। फॉर दिस दे विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टीम्स एंड सेंड डोर टू डोर सो दैट एवरी सिटीजन विल बी टेस्टेड। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो आपकी पूरी की पूरी जो आपके कार्यकर्ता है, पुलिस और सेना है, ये देश की टोटल जो उनकी पॉपुलेशन है 5.4 जो उनकी मिलियन जनसंख्या है, 5.4 मिलियन जो पॉपुलेशन है उनका जो है सबका कोरोना टेस्ट करेंगे। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर यह बताया गया है कि अगर कोई भी सिटीजन वहां पर पाया जाता है जो आपका कोविड से पॉजिटिव हो, दे विल बी प्रोवाइडेड इमीडिएट 10-day क्वारंटाइन ट्रीटमेंट। ठीक है ना, तो उनको जो है तुरंत 10 दिन का क्वारंटाइन करके उपचार मुहैया कराया जाएगा। इसके बाद इसी क्रम में उन्होंने 5,000 टेस्टिंग सेंटर ऑल्सो, मतलब साथ ही, मतलब ये तो जो इनिशिएटिव है वो चल ही रहा है, इसके साथ ही उन्होंने क्या किया है, पूरी देश भर में 5,000 टेस्टिंग केंद्र भी वो सेटअप किया है उन्होंने। किस लिए? एंटीजन टेस्ट के लिए। ठीक है ना, ताकि क्या होगा, वेयर द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री विल बी एबल टू कंडक्ट देयर टेस्टेड, ताकि जो है नॉर्मल जो वहां के आपके रहवासी हैं, नागरिक हैं, वो जाकर वहां पर अपना टेस्ट कराने के लिए क्या कर सकेंगे, वहां पर टेस्ट करा सकेंगे, टेस्ट कराने में सक्षम हो सकेंगे। नॉर्मल सी चीज है ये आपकी। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपके स्लोवाकिया के बारे में जो और भी
भी रीजंस बताए जा रहे हैं रिसेंटली क्यों न्यूज में था। सीधी बात है, आप इसका तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल लोकेशन देख जाइए। जब भी कोई वर्ल्ड में हमको कंट्री दिखाई देती है कि न्यूज में, तो हमको एक बार ज्योग्राफी मैप में जो है उसको देख लेना चाहिए कि भैया बाल्टिक सी के आसपास है, ब्लैक सी के आसपास है, वैसे भी वो आपका मेन एरिया है, ठीक है ना। तो आप इसको देख जाइएगा। तो इसमें जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बता रहे हैं कि रिसेंटली अभी न्यूज में था, फॉर इट्स लॉ अंडर विच इस्लाम इज नॉट कंसीडर्ड अ रिलीजन इन द कंट्री, ठीक है ना। तो जिसके तहत देश में इस्लाम को धर्म नहीं माना गया, इन्होंने नया एक ये जो अपने यहां ऑर्डर निकाला था उसके संदर्भ में उस कानून को लेकर ये चर्चा में था। उसके बाद हियर द नेम ऑफ इस्लाम हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ रिलीजन्स। दोनों जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है दोनों, कि उन्होंने जो है अपने देश में इस्लाम का जो आपका धर्म के रूप में जिसको माना जाता है उसको उन्होंने नकार दिया, ठीक है ना। धर्म की जो उनकी लिस्टिंग है उससे इस्लाम का नाम ही हटा दिया। उसके बाद 2016 से यहां पर गवर्नमेंट ने इस तरीके का कानून जो है पारित किया था, ठीक है ना। यहां पर आप देखेंगे तो 5000 लगभग मुस्लिम आबादी है, लेकिन पूरे देश में नॉट अ सिंगल मॉस्क्यो, है ना, मतलब बट देयर इज नॉट अ सिंगल मॉस्क्यो इन द एंटायर कंट्री। पूरे देश में वहां पर जो है एक भी मस्जिद नहीं है। इसके बाद रिसेंटली स्लोवाकिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है एक कार का विच फ्लाइज इन द लाइक एन एयरप्लेन, ठीक है ना। तो मतलब जैसे हवाई जहाज उड़ता है तो उसी की तरह उड़ने वाली कार का सफल परीक्षण किया है उन्होंने। और ये जो आपकी कार प्लेन है हैज एन इफेक्टिव पावर आउटपुट ऑफ 140 जो आपका क्या है एचपी जो है आपका, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल सी चीज है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल चीज भी पूछी जा सकती है क्योंकि इंपॉर्टेंट ये आपकी क्या है, खोज है ना। तो द एयर कार हैज एन एस्टिमेटेड ट्रैवल रेंज ऑफ 1000 किलोमीटर एंड फ्लाइट कंजम्पशन ऑफ 18 लीटर पर आवर। इट हैज बीन नेम्ड एयर कार। इट इज द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ फ्लाइंग कार। नॉर्मल सी चीज याद रखिएगा, फ्लाइंग कार बनाया है स्लोवाकिया ने और ये आपका लेटेस्ट जनरेशन है फ्लाइंग कार का, विच हैज बीन डेवलप्ड बाय द स्लोवाकिया कंपनी जो है आपकी, वो क्या है, क्लेन विजन है आपकी, ठीक है ना। क्लेन विजन कंपनी है, इसका कंपनी का नाम आप याद रख सकते हैं। इसके बाद जो आपकी जुजाना कापुटोवा है, उन्होंने अभी जो है वहां पर महिला राष्ट्रपति के रूप में 2019 में शपथ ली थी। तो डायरेक्टली जो है स्टेट पीसीएस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसको एक बार देख जाइएगा। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि स्लोवाकिया देश, देखिए यहां पर ज्योग्राफिकल लोकेशन ही बताई जा रही। सबसे पहली चीज ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है ये आपकी, ठीक है ना, और सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है। इसका जो बॉर्डर है आपका नॉर्थ में आपका पोलैंड के साथ लगता है, यूक्रेन के साथ जो है ईस्टर्न जो इसका पार्ट है वो जो है सीमा साझा करता है। उसके बाद हंगरी जो है साउथ में, और जो आपका ऑस्ट्रिया और जो आपका क्या है चेक रिपब्लिक है वो वेस्ट में इससे सीमा साझा करता है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद और देख जाइएगा मैप में प्लीज इसको, ठीक है ना। और इसकी जो कैपिटल है आपकी वो क्या है आपकी, वो है आपकी ब्रातिस्लावा, ठीक है ना, ब्रातिस्लावा है। इट बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया ऑन 1 जनवरी 1993, ठीक है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री में इसका जो पूरा का पूरा डोमेन है बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है, ठीक है ना, आप इसको देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी न्यूज है ये हमारी एनवायरमेंट से रिलेटेड है, स्पीसीज से, प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। गोल्डन बैग्ड फ्रॉग के बारे में है ये आपकी जो न्यूज रखी गई है यहां पर। तो जो वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स हैं हैव डॉक्यूमेंटेड द प्रेजेंस ऑफ द महाराष्ट्र बेस्ड गोल्ड बैग्ड फ्रॉग, ठीक है ना। इसका जो आपका इंडोसिल्वेराना केसरी है ना, ये जो है इसका साइंटिफिक नेमिंग वगैरह है, ये सब नहीं पूछा जाता। फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सह्याद्री टाइगर रिजर्व इन द वेस्टर्न घाट। तो पहली बार देखा गया, इसलिए जो है आपका ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपकी किस एरिया में पाया गया है। तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है और वेस्टर्न घाट के अंतर्गत वो आता है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसके की पॉइंट्स बता रहे हैं कि ये जो आपकी स्पीसीज है हैज बीन आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ रिजर्व बायोडायवर्सिटी बाय रोहन भाटे जो है आपके मेंबर ऑफ द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अब इसके बारे में जरा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है क्या, एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्चर जो आपके हेमंत क्या है, जो आपके हेमंत जी हैं, ठीक है ना। तो नाम वाम नहीं पूछा जाता है इसमें, आप देख जाइएगा, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है ना। तो दो लोगों के नाम बताए जा रहे हैं, नाम कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो
दूसरी चीज लिखी है यहां पर, इंपॉर्टेंट है, वेरी लिटिल रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द हैबिटाट, रिप्रोडक्शन एंड अदर साइंटिफिक एविडेंसेस ऑफ दीज एम्फीबियन, जो आपकी क्या है, एम्फीबियन जो आपकी स्पीसीज है। कहने का मतलब ये जो आपकी ये प्रजाति है इसके बारे में बहुत कम जानकारी है, चाहे उनकी आवास की बात करें, चाहे उनके प्रजनन की बात करें, या अन्य जो आपके वैज्ञानिक जो आपके साक्ष्य होते हैं उसके बारे में बहुत कम ही जानकारी और शोध उपलब्ध है अभी हमारे पास। नॉर्मल सी चीज है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका एक उभयचर जीव है और इनको इंडोसिल विराना केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, एक बार देख जाइएगा ये नाम आपका 2 बार, क्योंकि यहां पर हाईलाइट किया गया है। इसके बाद ये जो आपकी रेयर स्पीसीज है एंडेमिक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रजाति एनवायरमेंट में आपको एंडेमिक मिलेगी, है ना, भारत के संदर्भ में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको जॉट डाउन करके किनारे रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और देखिए नोट्स बनाने के लिए ना रोज मैं कमेंट देखता हूं, बिल्कुल नॉर्मल से छोटे छोटे नोट्स बनाइए ना। आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड है तो 4 पॉइंट बना लेंगे भाई, कौन सी प्रजाति है, मेढक की है, चलो और देख लेते हैं हमारे और कोई तो ऐसा स्पेशल स्पीसीज तो नहीं है, 2-4 पॉइंट लिख लिया हमने, कहां पाई जाती है, क्या नाम है, दैट्स इट, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये रेयर स्पीसीज है और एंडेमिक है वेस्टर्न घाट के लिए, इज वन ऑफ द 6 स्पीसीज ऑफ गोल्ड बैग्ड फ्रॉग्स विच वाज प्रीवियसली फाउंड इन Amboli and Sindhudurg. This species was named after wildlife photographer and noted pathologist जो आपके क्या है, केसर सेन गुप्ता है, ठीक है ना, सीजर है आपके, वो जो आपके लिखा हुआ है केसर सीजर, जो भी आप लोगों को पढ़ना हो प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा, सेन गुप्ता जी है, उनके नाम पर रखा गया है। नॉर्मल सी चीजें, ये नहीं पूछा जाएगा, फिर भी देख जाइएगा, महाराष्ट्र पीसीएस के लिए तो पूछा जा सकता है वहां पर महाराष्ट्र। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, महाराष्ट्र बेस्ड golden backed frog differs from other members of its group in terms of its characteristics, features, shape and golden color on its back. नॉर्मल सी चीजें हैं, इसमें नाम याद रखने की जरूरत है और लोकेशन याद रखने की जरूरत है, ठीक है ना, और ये याद रखने की जरूरत है कि वेस्टर्न घाट के लिए आपका एंडेमिक है, दैट्स इट। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और यहां पर जो आपका एम्फीबियंस से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में यहां पर बताया जा रहा है। तो 2011-12 में जो आपका महाराष्ट्र का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, और आपका जो IUCN है, ठीक है, उन्होंने एम्फीबियन, उसका जो आपका IUCN का जो आपका एम्फीबियन स्पेशलिस्ट ग्रुप है, ठीक है ना, और आपका सेंचुरी एशिया और जो आपके लॉस्ट एम्फीबियंस ऑफ इंडिया है हैड लॉन्च्ड अ मेजर प्रोजेक्ट ऑन एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस इन इंडिया। दिस प्रोजेक्ट वाज फॉलोड बाय द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू स्पीसीज ऑफ गोल्डन बैक फ्रॉग। नॉर्मल सी चीजें, इनका नाम याद रख लीजिएगा आप, ठीक है ना, जो ये आपके इंस्टीट्यूट्स बताए जा रहे हैं। एक तो महाराष्ट्र का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट IUCN हो गया, ठीक है ना, IUCN के अंतर्गत जो आपका एम्फीबियन का स्पेशलिस्ट ग्रुप है, उसके अलावा सेंचुरी एशिया और जो आपके लास्ट एम्फीबियंस ऑफ इंडिया है, इन्होंने मिलकर भारत में जो विलुप्त हो गए उभयचर, उनके लिए एक जो है परियोजना शुरू की है। उनके द्वारा ही जो है ये नई प्रजातियों की खोज की गई थी, जो आपकी गोल्डन बैग्ड मेढक वगैरह है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद सह्याद्री टाइगर रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी टाइगर रिजर्व जो न्यूज में उसको कॉर्नर कर लीजिए आप, ठीक है ना, और उसके बारे में 2-4 पॉइंट लिख के अपने नोट्स में रखिए, उसको रेगुलर रिवाइज करिए। तो सह्याद्री जो टाइगर रिजर्व है, ये आपका टाइगर रिजर्व लोकेटेड है कहां पर, महाराष्ट्र में, और इसको स्टैब्लिश किया गया 2008 में। ये लोकेटेड है सह्याद्री रेंज में, वेस्टर्न घाट वाला एरिया जो आपका महाराष्ट्र में है। और ये रिजर्व जो है आपका टाइगर रिजर्व डेडिकेटेड है टू द कंजर्वेशन ऑफ द बंगाल टाइगर। तो बंगाल टाइगर के लिए जो है उनके संरक्षण के लिए ये आपका समर्पित है। और ये पश्चिमी घाट में जो आपके कैसे, अब ये बताइए वेस्टर्न घाट में जो वो रेंज है आपकी, वहां पर कैसा क्लाइमेट होगा और कैसे फॉरेस्ट पाया जाएगा। तो जो आपके मोइस्ट डेसिडुअस जो आपके फॉरेस्ट है, ठीक है ना, उसके अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। और माउंटेन रेन फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है ना, तो पर्वतीय वर्षा वन और जो आपकी मॉइस्ट मतलब आर्द्र पर्णपाती वनों के अंतर्गत ये क्षेत्र आपका आता है। नॉर्मल सी चीज हो। और यहां पर जो है ये इनको क्या किया गया है, यहां पर चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, आप इनको देख जाइएगा। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और नेक्स्ट न्यूज को देखेंगे। ये भी आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड है। ये वल्चर कंजर्वेशन सेंटर इन 5 स्टेट्स, ठीक है ना। तो वैसे भी डाइक्लोफिनेक के कारण बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है ये, है ना, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है कि जो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उसने रिसेंटली अप्रूव किया है एक एक्शन प्लान फॉर वल्चर्स एंड हैज गिवन इंस्ट्रक्शंस टू एस्टैब्लिश वल्चर कंजर्वेशन सेंटर। नॉर्मल सी चीज है। अब इसके बाद देखेंगे
कि ये आपके स्टेट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर बताए जा रहे हैं हमको उनको देखना है। तो अंडर दिस ईच ऑफ द स्टेट्स, उत्तर प्रदेश की बात है, यूपी की, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन स्टेट्स के नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। विल बी अलॉटेड अ वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर एज पर द एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020 से लेकर 2025 के लिए। जो आपका एक्शन प्लान है उसके अंतर्गत यहां पर क्या किया जाएगा, जो आपका कंजर्वेशन का प्रोग्राम तो किया ही जाएगा, उसके साथ ही जो है इनके लिए ब्रीडिंग सेंटर भी वहां पर क्या किए जाएंगे, सेटअप किए जाएंगे। इसके बाद इसके पहले की बात बता रहे हैं ये कि अर्लियर दिस एक्शन प्लान was approved by the NBWL, जो आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, ऑन अक्टूबर 5th 2020, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप इकट्ठा कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताया करिए ये सब चीजें, ठीक है ना। इससे जो है हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों को भी जो है एक जो है हम लोगों के बीच एक इंटरेक्शन बना रहता है, तो अच्छा लगता है, ठीक है ना, टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है। तो दिस न्यू प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रेटजीज एंड एक्शंस टू प्रिवेंट द डिक्लाइन ऑफ द वल्चर पॉपुलेशन स्पेशली इन 3 स्पीसीज, ठीक है ना। ये आपको देखिए उसकी स्पीसीज जो होती है वल्चर की, उनके बारे में भी जानकारी आप एकत्रित कर लीजिएगा। इसमें नाम बताया जा रहा है जिसमें 3 जो है मुख्य प्रजातियों के नाम बता रहे हैं। ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड आपका वल्चर है जिसको मतलब जिप्स बोला जाता है, बैंगेलेनेसिस बोला जाता है, ठीक है ना, इन तीनों को मिलाकर जिप्सी है आपका बोला जाता है। उसके बाद थिन बिल्ट जो आपका वल्चर है, जिप्स जो आपका टेन्यू रोस्ट्रिस बोला जाता है। उसके बाद लॉन्ग वल्चर है, जिप्साइंस बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये विशेषकर इन 3 जो आपकी क्या है प्रजातियां हैं, इनकी स्पीसीज है, उनके लिए जो है आपकी रणनीतिक स्तर पर यहां पर क्या की गई है, स्ट्रैटेजी बनाई गई है और इनको जो इनके संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा दिस विल बी डन थ्रू बोथ एक्स सीटू एंड इन सीटू प्रोटेक्शन। ये सब चीजें आपको पता होगी, टर्मिनोलॉजी है आपकी इन सीटू और आपका एक्स सीटू, ठीक है ना। तो उस तरीके के दोनों तरीके के जो आपके कंजर्वेशन है वो यहां पर अपनाए जा रहे हैं। इसके बाद इट ऑल्सो सजेस्टेड द टेस्टिंग ऑफ अ न्यू वेटरनरी, जो आपका क्या है वेटरनरी जिसको बोलते हैं ना, कि आप देखिए समझिएगा, जो पशु से चिकित्सा से संदर्भित क्षेत्र होता है उसको वेटनरी बोलते हैं हम लोग। तो वही चीज है आपका नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स ऑन वल्चर्स बिफोर देयर कमर्शियल रिलीज। कहने का मतलब यह है कि पहले जो है उनकी जब मतलब इलाज वगैरह किया जाएगा, ठीक है ना, तो इस तरीके से वहां पर गैर स्टेरॉयडल जो आपकी दवाएं होंगी उनका यूज किया जाएगा। उसके बाद फिर उनको परीक्षण करने के बाद जो है उनको व्यावसायिक रिलीज के लिए वहां पर उपलब्ध कराया जाएगा। नॉर्मल सी चीज है, ये सुझाव दिया गया है वहां पर। इसके बाद आप देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इफ दीज नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स आर फाउंड टू बी toxic to vulture, a system of automatic removal of these drugs will be introduced in, जो आपका क्या है इनकी पशु चिकित्सा से संदर्भित जो आपका वेटरनरी यूज के लिए किया जाएगा, तो उसमें पहले ही इस तरीके की परीक्षण करेंगे भैया। और अगर ऐसा लगता है कि वो जो गिद्धों के लिए टॉक्सिक है या विषाक्त रूप से मतलब उन पर जो है इंपैक्ट डाल रहा है, विषाक्तता कर रहा है उनके शरीर में, तो फिर उसको स्वचालित रूप से हटाने की प्रणाली प्रारंभ की जाएगी। नॉर्मल सी चीजें, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। इसके बाद अदर स्टेप्स बताए जा रहे हैं। तो एटलीस्ट 1 वल्चर प्रोटेक्टेड एरिया शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन ईच स्टेट टू कंजर्व रेड हेडेड वल्चर्स एंड इजिप्टियन वल्चर एंड टू कंजर्व द रेलिक पॉपुलेशन इन दैट स्टेट। ये बिल्कुल फैक्चुअल चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा एनालिसिस की जरूरत नहीं है। और दूसरी जो आपकी यहां पर बात बताई जा रही है, अपार्ट फ्रॉम दिस वल्चर विल बी कोऑर्डिनेटेड बाय इन्वॉल्विंग जो आपके एनजीओ वर्कर्स हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, और ये आपने नाम सुना होगा BNHS जो आपका बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी रिसर्च इंस्टीट्यूट से। तो ये वैसे भी एनवायरमेंट सेक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्या है, एक सिविल सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन, एनजीओ उसको बोल सकते हैं आप, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका संगठन है। इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना, जो आपका बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, ठीक है ना। उसके बाद इट वुड बी a worthwhile effort to estimate the vulture population size in the country, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद ये एक डेटाबेस भी प्रिपेयर करेंगे on emerging threats to vulture protection including जो आपका कोलाइजेंस है एंड इलेक्ट्रो जो आपका क्यूजन
यूनी इंटेंशनल पॉइजनिंग एटसेट्रा। तो देखिए इस सब के संदर्भ में जो है वहां पर एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। जब भी कोई डेटाबेस जो तैयार किया जाता है वो क्यों, कि भैया कौन से और संभावित खतरे हैं, जब उनके बारे में हमको पता होगा तभी तो हम वहां पर मेजर्स लेंगे, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन चित्र के माध्यम से इनको दर्शाया गया है, देख जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज को देखेंगे हम लोग, और ये आपका नेशनल प्रोडक्टिविटी कमिटी है, ठीक है ना। तो नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को कि राष्ट्रीय उत्पादकता जो आपकी परिषद है, ठीक है ना। इसको आप जो सरकार की नीतियां हैं और जो आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से पेपर 2 पेपर 3 दोनों में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका नेशनल प्रोडक्टिविटी कमिटी है उसको हैज बीन एक्रीडिटेड बाय द नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया in conformity with ISO 17020/2012 for the food audit and scientific storage of agricultural products, ठीक है ना। तो डायरेक्टली ये आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड होगा, आपका मींस टू कैरी आउट इंस्पेक्शन एंड ऑडिट वर्क। तो नॉर्मल सी चीज है, ये आपके कृषि उत्पादों की जो आपकी खाद्य लेखा परीक्षा है, वैज्ञानिक भंडारण के क्षेत्र हैं, उनके ऑडिटिंग का काम करेगा और निरीक्षण का काम करेगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद जो की पॉइंट्स है इसमें बताए जा रहे हैं कि ये जो आपका नेशनल प्रोडक्टिविटी कमिटी है उसने रिसीव किया है ये रिकॉग्निशन फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए उनको ये जो है मान्यता दी जा रही है, ठीक है ना। और इसके बाद आफ्टर गेटिंग दिस रिकॉग्निशन बाय द नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, जो आपका NABCB है, द इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू फूड बिजनेस कैन बी एग्जामिन्ड अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी जो आपका एंड स्टैंडर्ड जो आपका क्या है रेगुलेशन 2018 का FSSAI, मैगी के कारण बहुत ज्यादा न्यूज में था, उसी संदर्भ में आप इसको लीजिएगा कि जो उनसे खाद्य व्यवसाय से जुड़े आपके संस्थान वगैरह है उनकी जांच वगैरह वहां पर की जाएगी। 3 वर्ष के लिए जो है ये जो आपकी राष्ट्रीय उत्पादकता जो आपकी परिषद है उसको इस तरीके की मान्यता दी गई है, ठीक है ना। तो नॉर्मल सी चीज है। और यहां पर जो आपका ये जो आपकी क्या है नेशनल प्रोडक्टिविटी जो हम बात कर रहे हैं काउंसिल की, उसको एम्पावर्ड किया गया है इंस्पेक्शन करने के लिए वेयर हाउसेस का अंडर द स्टोरेज डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉराइजेशन, जो आपका ऑथराइजेशन रूल से 2017 का, ठीक है ना। और ये अब इसके बारे में जानने की जरूरत है कि ये जो आपकी नेशनल प्रोडक्टिविटी जो आपकी काउंसिल है वो आपकी क्या है, तो ऑटोनॉमस है, मल्टीलैटरल है और एक नॉन डिविडेंड ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैब्लिश किया गया था 1958 में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के द्वारा, जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ये जानने की जरूरत है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेशनल प्रोडक्टिविटी जो आपकी कमिटी है उसका उद्देश्य क्या है, तो टू एक्ट एज एन एक्सलेंट, जो आपका एक्सीलेंस मान लीजिए उत्कृष्ट संस्थान के रूप में, टू इनकरेज प्रोडक्टिविटी इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो नाम से ही पता चल रहा है आपको कि जो भी हमारे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रक हैं, ठीक है ना, तो उनकी उत्पादकता, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये आपका उस क्षेत्र में कार्यरत आपका एक उत्कृष्ट संस्थान है और यही उसका क्या है उद्देश्य भी है। नॉर्मल सी चीजें देख जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका एनपीसी की बात कर रहे हैं, इज एन इलेक्टर ऑफ द टोक्यो जापान बेस्ड एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया इज ऑल्सो अ फाइंडिंग मेंबर ऑफ द APO, ठीक है ना। और जो यूनियन मिनिस्टर आपके कॉमर्स और इंडस्ट्री के हैं वो सर्व करते हैं चेयरमैन के रूप में, ये जो आपकी काउंसिल है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। और जो सेक्रेटरी होते हैं आपके DPIIT के, वो भी आपके चेयरमैन होते हैं। किसके, मतलब चेयरमैन नहीं होते, वो आपके सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है ना। जो आपके DPIIT के जो सचिव होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मल सी चीजें हैं, आप सिर्फ इसमें इतना याद रखिएगा जो यहाँ पर लिखा गया है, ये जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं कॉमर्स और इंडस्ट्री के, वो सर्व करते हैं एज द चेयरमैन ऑफ NPC के, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट लिखा गया है कि ISO जो आपका 170/2020 जो आपका 12 है 2012 का, वो क्या है, तो भैया ये नॉर्मल सा आप ऐसा समझिए कि ये एक तरीके का सर्टिफिकेशन होता है ना। बोलते हैं ना ISO सर्टिफाइड चीज है ना, तो उसकी जो है विश्वसनीयता बढ़ जाती है, ठीक है ना। एक मानक है वो आपका, दैट्स इट। तो ये आपका डायरेक्ट्स द कैपेसिटी ऑफ इंस्पेक्टिंग बॉडीज एंड द रिक्वायरमेंट्स फॉर फेयरनेस एंड कंटिन्यूटी ऑफ देयर इंस्पेक्शन एक्टिविटीज,
ठीक है ना। तो नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें इंस्पेक्शंस जो होते हैं आपके उसकी कंटिन्यूटी की बनाए रखता है और निष्पक्षता से जो भी आवश्यकताएं हैं उसको वहां पर संपादित किया जाता है, ठीक है ना, जो भी आपके निरीक्षण की गतिविधियां हैं। उसके बाद ये जो आपका मतलब दिस टाइप अप्लाइज टू इंस्पेक्शन बॉडीज ऑफ ए, बी और सी एज डिफाइंड इन ISO IEC 17020/2012 एंड में अप्लाई टू एनी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल से चीजें आप इस आर्टिकल के अंतर्गत देख जाइएगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जब भी इस तरीके के डेटा आते हैं तो हम उनको कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे में भी, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर। और अब जो एम्प्लॉयमेंट और जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये जो आपका जीएस पेपर थर्ड का कोर पार्ट है, ठीक है ना, तो ये आप जीएस पेपर थर्ड में रख सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डेटा आपको कभी भी मिले ना तो इंपॉर्टेंट डेटा हमको कॉर्नर करके रख लेना चाहिए, ठीक है ना। और वैसे भी आपका क्वार्टरली ये आपका लेबर फोर्स सर्वे है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड जो आपका प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है ना, जो मिनिस्ट्री है आपकी स्टैटिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन वाले, तो उन्होंने रिलीज किया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स इन इट्स रिपोर्ट स्टेटेड दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ अर्बन एरियाज हैज बीन स्टेडीली डिक्लाइनिंग सिंस अक्टूबर 2018। मतलब शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर की जो आपकी स्थिति है वो बोल रहे हैं लगातार जो है उसमें गिरावट आ रही है 2018 से। तो अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली चीज ये आपका नाम देखिए, पीरियोडिक लेबर जो आपका फोर्स सर्वे, इसके आंकड़े ये बताते हैं कि शहरी बेरोजगारी दर जो है वो आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है 2018 से। अब ये जो एट द क्वार्टर ईयर एंडेड इन दिसंबर 2019 जो आपका अर्बन जो आपका शहरी जो आपका बेरोजगारी दर थी, अर्बन जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो आपका 7.9 था कंपेयर टू द सेम रेट ऑफ 9.9% इन द ईयर एगो पीरियड। जब भी हम कंपेयर करते हैं तो बेस ईयर बनाते हैं, जैसे मान लीजिए अभी क्या चल रहा है आपका, अगर अभी नवंबर चल रहा है, ठीक है ना, तो ये कौन सी तिमाही चल रही है, तो ये 2020 है, तो हम एक साल पहले 2019 वाले बेस ईयर से उसको कनेक्ट करके उसको कंपेयर करते हैं। नॉर्मल सी चीज है। दिस फिगर इज इन line with the declining unemployment rate in the quarters ending in June 2019 and September 2019, ठीक है ना। तो ये आंकड़े जो है आपके 2019 और सितंबर 2019 में समाप्त होने वाली तिमाहियों में बेरोजगारी दर में गिरावट के आंकड़े के अनुरूप है, नॉर्मल सी चीज है। अब इसके बाद जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इंक्रीज हुआ है वो आपका 36.1% इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर जो था आपका टू 36.2% दिस ईयर, ठीक है ना। तो भैया 36.1% से बढ़ के इस वर्ष जो है वो 36.2% हो गया जो आपकी श्रम बल में भागीदारी है। तो यहां पर जो है यहां पर भी इंक्रीमेंट देखा गया। इसके बाद 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग की इन्होंने सैंपलिंग की है, तो उसमें उन्होंने बताया कि शहरी बेरोजगारी जो आपकी जुलाई से सितंबर 2019 के लिए थी 20.6% थी, जबकि लास्ट क्वार्टर से उसको वो कंपेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पहले 21.6% से कम, और पिछले वर्ष की समान अवधि को अगर ये देखेंगे तो उससे वहां पर बोल रहे हैं कि ज्यादा था, 23.1% था। इसके बाद जो फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट बता रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि भैया जो आपका ये भी जो है फीमेल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्रीज हुआ है। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट हो गई ना हमारे लिए ये टॉपिक, ठीक है ना। तो 9.7% इन जुलाई से सितंबर क्वार्टर ले रहे हैं, फ्रॉम 11.3% इन अप्रैल जून 2019 एंड 12.7% इन जुलाई सितंबर 2018। तो ये ऐसा क्यों हो रहा भैया कि जो आपके जो लेबर फोर्स जो आपका पार्टिसिपेशन उसमें महिलाओं की भूमिका और कम हो रही है, हम तो एनकरेज कर रहे हैं कि नहीं हमको तो जेंडर पैरिटी लाना है, फिर भी ऐसा हो रहा है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा है ना। कहीं भी जब हम किसी चीज को क्रिटिसाइज करें तो वहां पर जो हमारा तर्क है वो उत्तर को प्रभावी बनाता है। इस तरीके के फैक्ट्स हमारे पास होने चाहिए। उसके बाद जो मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात बता रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि ये जो आपका पहले 8% था जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर के लिए, उसको कंपेयर किया उन्होंने तो 8.7% था प्रीवियस क्वार्टर में और 8.9% था इन जुलाई सितंबर 2018, ठीक है ना। तो नॉर्मल सी चीज है, इसको भी देख जाइएगा। इसके बाद स्टेट वाइज कैलकुलेशन किया गया है इसमें, जो कि प्रदर्शित करता है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज हायर देन द नेशनल एवरेज
इन किस किस राज्यों में है, तो भैया यूपी में सबसे ज्यादा है, उसके बाद केरला, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश, देन दिल्ली, देन बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहां पर नेशनल एवरेज से भी ज्यादा यहां पर जो है फाइंडिंग जो आपका डेटा यहां पर दे रहे हैं ये कि वहां पर जो नेशनल एवरेज राष्ट्रीय औसत उससे भी ज्यादा शहरी बेरोजगारी की दर है। देख जाइएगा, नॉर्मल सी चीजें हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका यहां पर पॉइंट लिखा गया है कि ये सर्वे जो आपका कवर किया है इसमें सैंपलिंग के लिए जितने लोगों को, तो भैया 1.76 लोगों को इसमें कवर किया गया है और 44,471 44,471 हाउस होल्ड्स को लिया गया है इसमें जुलाई से सितंबर 2019, बार बार वही क्वार्टर का नाम सुन रहे हैं। वाइल इन अप्रैल जून जो आपका 2019 था उसमें 1.79 लाख पीपल और 45,288 हाउस होल्ड्स को वहां पर क्या किया गया था, सम्मिलित किया गया था। तो घर भर याद नहीं करना, ये देखना कि ये भैया ये जो आपकी सैंपलिंग का जो आपका डेटा है वो बहुत वृहद डेटा लिया गया है, तो उससे क्या होगा कि ज्यादा विश्वसनीयता उस पर जो है देखी जा सकती है उस डेटा में उस आंकड़े में। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए हमको कि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो है क्या। तो भैया ये आपका सबसे पहला भारत का कंप्यूटर बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे है। इसको याद रखिएगा, ये डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। इसको लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री जो है आपकी स्टैटिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन से संदर्भित 2017 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कुंडू कमेटी। अब इस कमेटी को नाम याद रखिएगा, है ना, बाकी तो किताबों में मिल जाते हैं। अब ये स्पेसिफिक आपकी कमेटी है तो थोड़ा किनारे रख लेंगे हम इसको, जो कि सेटअप की गई थी 2009 में बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल जो आपका कमीशन है। ठीक है ना, इसके बाद जो आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल जो आपका ऑफिस है एनएसओ, उसके बारे में बता रहे हैं। तो भैया देश में जो भी आपकी सांख्यिकी से संदर्भित जो भी क्रियाकलाप है उसमें कोऑर्डिनेशन करता है और जो भी आपकी सांख्यिकी जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्टैटिक्स से रिलेटेड जो आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको भी यही क्या करता है, प्रिपेयर करता है, उसको यही रेडी करता है और इनके जो आपके इनको जो हेड करता है ना, जो चेयर करते हैं बाय द ये जो आपका हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद आप देखेंगे जो नेशनल आपका स्टैटिक्स ऑफिस है वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 2019 बाय मर्जिंग। तो पहले एनएसएसओ और सीएसओ जो था वो अलग अलग, तो उनको दोनों को मर्ज करके जो है आपका इसको जो है वहां पर नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस को वहां पर एस्टैब्लिश किया गया 2019 में। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को पता भी होगा, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और नेक्स्ट फेज हमारा जो है वो आपका एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला जो एमसीक्यू है हमारा जो क्वेश्चन है यहां पर वो वेटेज हुत जो आपकी क्या है, वेटेज हुत जो आपकी क्या है स्क्रिप्ट है उसके बारे में है और यहां पर स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा सही है। तो पहला जो स्टेटमेंट है इसमें लिखा गया ये आपकी एंशियंट द्रविडियन स्क्रिप्ट है, बिल्कुल ठीक है। विच फ्लरिश्ड अराउंड तमिलनाडु फॉर अबाउट 10 सेंचुरीज, तो 10 शताब्दियों से वहां पर फैली हुई है। थोड़ी जगह गलत बता दिया है ना, साउथ की है पर ये केरला से बिलोंग करती है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा ये इट इज ऑल्सो वाइडली एक्सेप्टेड एज गिविंग बर्थ इन मॉडर्न तमिल एंड मलयालम स्क्रिप्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है ना, ये जो पार्ट है आपका आर्ट एंड कल्चर से संदर्भित है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, पहला वाला गलत है। तीसरा ये कि ये जो आपकी एंशिएंट स्क्रिप्ट है इसके प्रिजर्वेशन के लिए जो है अब वहां पर एफर्ट्स लगाए गए। एफर्ट्स आर नाउ बीइंग मेड टू इंक्लूड जो आपकी वेटेजुट जो है आपकी इन यूनिकोड सो दैट लैंग्वेज एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन बेटर नो एंड अंडरस्टैंड दिस राइटिंग स्टाइल। तो सीधी बात है कि अब जो है इनके संरक्षण के लिए वहां पर प्रयास वगैरह किए जाएंगे। ठीक है ना, तो उससे क्या हो गया, उससे क्या होगा, दुनिया भर के जो आपके भाषा विशेषज्ञ हैं, है ना, तो वो इस लेखन शैली को बेहतर ढंग से जान सकेंगे, समझ सकेंगे। नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, ये भी ठीक है आपका। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है क्योंकि ये आपकी केरला से संदर्भित है ना कि तमिलनाडु से। तो ओनली 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा जो कि ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें एपोफिस जो आपका एस्टेरॉइड है उससे रिलेटेड आपके क्या है यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है हमको कि कौन सा यहाँ पर ट्रू है, सही है। तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है कि नासा के साइंटिस्ट ने अभी इशू किया है एक वार्निंग अबाउट अ ह्यूज एस्टेरॉइड जो आपके एपोफिस जिसका नाम बता रहे हैं आपके, उसका नाम एपोफिस है, और गॉड ऑफ चाओस मूविंग फास्ट टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है ना, तो नॉर्मल सी चीज है और ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इंफॉर्मेटिव है आपका स्टेटमेंट ये। दूसरा ये जो आपका एस्टेरॉइड है इसको पहली बार जो डिस्कवर किया गया था स्पेस साइंटिस्ट के द्वारा 2004 में, ठीक है ना, जो आपकी ऑब्जर्वेटरी है एरिजोना में, वहां पर है ना, उसी की वेधशाला में। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। तीसरा ये कि इसका नाम जो नामकरण किया गया है आफ्टर द इजिप्टियन गॉड ऑफ डेथ एंड डार्कनेस
स्लैश चाओस जो आपका एपोफिज है, गॉड ऑफ चाओस या एपोफिज बोला जाता है। बिल्कुल ठीक है, तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है। यहां पर इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका साइक्लोप्रोपेनाइडिलीन जो आपका मॉलिक्यूल है, अणु है, उसके बारे में यहां पर स्टेटमेंट फ्रेम किए गए क्योंकि अभी आपका न्यूज में था। तो बताना है हमको कि कौन सा करेक्ट है। तो पहला ये कि जो आपकी यूएस की स्पेस एजेंसी है, नासा है, उसने डिस्कवर किया है एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है आपका साइक्लोप्रोपेनाइलिडीन, जिसको बोला जा रहा है नाइडिलीन है आपका, ठीक है ना, इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द मून, क्योंकि चंद्रमा के एटमॉस्फेयर में खोजा गया, और सैटेलाइट कॉल्ड टाइटन और सैटर्न, ठीक है ना। तो टाइटन जो है आपका, उसके अंतर्गत जो है इसको क्या किया गया है, उसको खोजा गया है, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि भैया ये तो आपका मून का मतलब मून हो गया किसका, मतलब उपग्रह बोल सकते हो आप उसको, मतलब शनि का एक उपग्रह है आपका टाइटन, आप उसके बारे में जानते होंगे। तो उसके एटमॉस्फेयर पे खोजा गया, तो इसलिए ये आपका क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। इसका नाम आपका साइक्लोप्रोपेनाइडिलीन है, और इसमें याद रखने की चीज है कि नासा ने वहां पर उसकी खोज की है, और ये किसकी एटमॉस्फेयर में, तो भैया ये टाइटन जो है आपका, वो किसका, जो आपका शनि का चंद्रमा या शनि का उपग्रह जिसको आप बोलते हैं, वहां पर पाया गया। तो बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि नासा साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड साइक्लोप्रोपी, जो आपका क्या है, साइक्लोप्रोपेनाइलिडीन जो है आपका, थ्रू अ रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड इन नदन चिली, है ना, जो आपका क्या है, साउथ अमेरिका वाला जो आपका पार्ट है चिली, उसकी बात कर रहे हैं, वहां पर आपकी वेधशाला है, उसी के माध्यम से इसकी खोज की गई। इसके बाद ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा ये कि इसका जो केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है ना, जो साइक्लोप्रोपेनाइलिडीन बोला जा रहा है, इज C3H2, बिल्कुल याद नहीं करना हमको, एंड इट इज अ कार्बन बेस्ड आपका सब्सटेंस। तो ये याद रखना है कि आपका कार्बन बेस्ड आपका पदार्थ है। तो बिल्कुल ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका, तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके इंफॉर्मेटिव है और बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, कल नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।